हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन अनुदारवाद पढ़ेंगे। कल पिछले वीडियो में अपन ने उदारवाद पढ़ा था, आज अनुदारवाद पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अनुदारवाद। अनुदारवाद का अर्थ है एक विचारधारा है। अनुदारवाद का मतलब होता है परंपराओं, संस्थाओं और स्थापित व्यवस्थाओं का संरक्षण करना। यानी अनुदारवादी होते हैं वो जो पुरानी परंपराएं होती हैं, जो पुरानी संस्थाएं हैं और जो स्थापित व्यवस्था है उसका संरक्षण करना, ये उनकी विचारधारा है। वो उसको संरक्षित रखना चाहते हैं। नई जो विचारधारा, नई संस्थाएं हैं उनको वो कम अपनाना चाहते हैं। यह शब्द लैटिन के कॉन्सर्वर से निकला है। अर्थ इसका मतलब होगा प्रोटेक्ट करना यानी रक्षा करना, परंपराओं संस्थाओं की रक्षा करना, और प्रिजर्व यानी संरक्षित रखना। अनुदारवाद की विशेषताएं। अनुदारवाद किसे कहते हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी। यह कोई सुसंगठित सिद्धांत नहीं है कि एक मतलब हार्ड वो हो विचारधारा हो कि बस ये है, अब आगे हम कोई विचार लेंगे नहीं, आगे अपने विचारों को परिवर्तित नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये परिवर्तित होती रहती है। एक मतलब ये एटीट्यूड है, एक दृष्टिकोण है। ये कोई सुसंगठित या मतलब सिद्धांत नहीं है, एक दृष्टिकोण है, विचारधारा है कुछ लोगों की। इसमें तर्क, रीज़न से ज़्यादा, यानी तर्क, जैसे तर्क दिया जाता है किसी भी चीज़ के पीछे कि इस वजह से हम इस चीज़ को या इस विचारधारा को अपनाना चाह रहे हैं। इसमें तर्क से ज़्यादा परंपराएं जो होती हैं वो आस्था और अनुभव को महत्व दिया जाता है। यानी पुरानी नई जो व्यवस्था है उसकी बजाय जो अनुभव पे आधारित है, जो पहले अनुभव कर चुके हैं जिन चीज़ों का, हम उसको ये ज़्यादा मानते हैं। परंपराओं को, जैसे आस्थाओं को, और जो अनुभव की हुई, जो अपनाई हुई चीज़ें हैं उनको ये ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए ये वैज्ञानिक कम है और व्यवहारिक प्रैक्टिकल विचारधारा है। इसका विकास कब हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1789 के जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें राजशाही को ख़त्म किया गया, परंपराओं को तोड़ा गया, समाज में अस्थिरता आई। जो फ्रांसीसी क्रांति, ये फ्रांसीसी क्रांति के विरोधी हैं और बर्क इस विचारधारा के पिता कहे जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में राजशाही को ख़त्म किया जो ये नहीं चाहते थे, परंपराओं को तोड़ा गया जो रूढ़िवादी नहीं चाहते थे, अनुदारवाद को रूढ़िवाद भी कहा जाता है, और समाज में अस्थिरता लाई जो ये नहीं चाहते थे। इसके विरोध में अनुदारवाद विकसित हुआ था। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें क्या हुआ था कि राजशाही को ख़त्म किया गया, परंपराओं, जो पुरानी परंपराएं थे उनको तोड़ा गया, और समाज में इससे क्या हुआ कि अस्थिरता आई, और अनुदारवादी ये नहीं चाहते थे, इसीलिए ये फ्रांसीसी क्रांति के विरोध में विकसित हुई। अब इसके प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? बर्क की पुस्तक है ये, रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1790। उनके विचार, राज्य कोई चाय कॉफ़ी की मशीन नहीं है। बर्क ने बोला था कि राज्य कोई चाय कॉफ़ी की मशीन नहीं है जिसे बदल दिया जाए। वो इस बदलाव के खिलाफ थे, इसीलिए बर्क को रूढ़िवाद का, अनुदारवाद का पिता कहा जाता है। समाज, वो चाहते थे समाज अतीत प्लस वर्तमान, भविष्य का समझौता हो, यानी अतीत और वर्तमान दोनों रहें, ये वो चाहते थे, और उससे भविष्य का समझौता हो। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की। इसके अलावा इंग्लैंड में टोरी जो पार्टी है ने इसे अपनाया। टोरी पार्टी है वो भी इसके चेंजेस के मतलब खिलाफ थी। वो नहीं चाहते थे कि नए चेंजेस आए, वो पुरानी ही जो परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, पुराना समाज है उसी को अपनाए रखना चाहते थे। यूरोप में विशेषकर कैथोलिक दलों ने भी इसका समर्थन किया। जो कैथोलिक दल थे वो भी इसके खिलाफ थे, जो परिवर्तन हो रहे थे उनके वो खिलाफ थे। धीरे धीरे ये एक प्रमुख राजनीतिक विचारधारा बन गई। यानी बर्क है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये आई है। बर्क इसके समर्थक है, पिता कहे जाते हैं, और ये इंग्लैंड में और यूरोप में जो कैथोलिक दल हैं उन्होंने भी जो परिवर्तन हो रहे थे उनकी खिलाफत की, और रूढ़िवाद के वो पक्षधर थे, अनुदारवाद के। अनुदारवाद के मूल तत्व कौन कौन से हैं? परंपरा में विश्वास। इन लोगों का परंपराओं में विश्वास है। परंपराएं समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं, ये उनका मानना है, इसीलिए उन्हें बदलने से पहले सोचना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि परंपराएं हैं वो अनुभव की हुई हैं,
और उनसे कुछ गलत नहीं हुआ है, वो सही चल रही हैं, उनसे समाज का विकास भी हो रहा है, लोग सुखी हैं और वो परखी हुई हैं, कसौटी पे खरी उतरती हैं, तो फिर उनको बदलना क्यों है, ये उनका मानना है। अनुदार जब जैसे कोई चीज़ है वो चल रही है, उससे सब कुछ स्मूथ चल रहा है, ठीक है, समाज को फ़ायदा हो रहा है, नागरिकों को फ़ायदा हो रहा है, देश को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर उसको बदलना क्यों है, परिवर्तन क्यों लाना है, ये इनका मानना है। अनुदारवादी मानते हैं कि परंपरा सामूहिक बुद्धि यानी कलेक्टिव विजडम है ये, यानी सामूहिक बुद्धि परंपराएं होती हैं, वो सब लोगों की बुद्धि का एक वो है, योग है। जैसे सामूहिक बुद्धि समाज है अपना, उसमें जो परंपराएं चली हैं वो उनकी इजाज़त से, अनुभव से ही तो चली है ना। मानव की अपूर्णता, मनुष्य सीमित बताया, उन्होंने बताया कि मनुष्य सीमित है, त्रुटिपूर्ण और भावनात्मक है। ये तीनों चीज़ है। मनुष्य की जो सोच है वो सीमित है, वो अकेला नहीं सोच सकता किसी चीज़ के बारे में, पूरे समाज की सोच है ये। त्रुटिपूर्ण है, उसकी जो सोच में है उसमें गलतियाँ भी हो सकती है, त्रुटि भी हो सकती है, और वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर है, ठीक है। इसीलिए केवल तर्क से समाज नहीं चल सकता कि तर्क दे दिया कि इसके पीछे ये नई चीज़ आई है, इसके पीछे ये तर्क है, तो उन्होंने बोला कि तर्क से समाज नहीं चलता। अब इसके वो हैं माइकल ऑक्सफोर्ड है इसके विचारक, इस विचारधारा के, मानव की अपूर्णता जो बोला है वो, परंपरा अनुभव और इतिहास को महत्व देती है, यानी परंपरा है वो अनुभवों पे आधारित है, तभी वो इतने समय से चली आ रही है, और इतिहास की वो देन है, इतिहास से वो चली आ रही है, तो परंपरा अनुभव और इतिहास को उन्होंने महत्व दिया है। कहा कि ज्ञान असीमित है, यानी ज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है। समाज एक जैविक इकाई है, समाज एक जीवित शरीर के समान है। उन्होंने बोला है कि समाज है उसके जैसे मनुष्य के शरीर के सारे अंग होते हैं, आँख है, नाक है, पैर है, हाथ है, यदि उनमें से एक काम करेगा और बाकी नहीं करेंगे तो फिर उससे कैसे काम चलेगा। पूरा शरीर एक साथ काम करेगा तभी तो, और एक मिलजुल के काम करेगा तभी तो जाके पूरा सिस्टम बैठेगा। इसी तरह उन्होंने बोला है कि उन्होंने उदारवाद की खिलाफत की है, विरोध किया है कि व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, व्यक्ति समाज का हिस्सा है, और समाज एक जीवित शरीर की तरह है, और समाज के बिना काम नहीं चल सकता। हर संस्था है, परिवार, राज्य, धर्म जरूरी है। उन्होंने बोला कि हर संस्था, परिवार भी जरूरी है, राज्य भी जरूरी है, और धर्म भी जरूरी है। इसलिए समाज को मशीन की तरह नहीं तोड़ा जा सकता। सत्ता और अधिकार, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजबूत सत्ता जरूरी है, ये उन्होंने बोला है। रूढ़िवादियों का मानना है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजबूत सत्ता जरूरी है। अराजकता से बचने के लिए अधिकार आवश्यक हैं, ये भी उन्होंने बोला है। असमानता का समर्थन किया है उन्होंने बोला है कि असमानताएं प्राकृतिक हैं, और वो प्रकृति के द्वारा की हुई असमानताएं, समाज में अमीर गरीब योग्यता के आधार पे सब कुछ, योग्यता के आधार पे और मेहनत के आधार पे सब मिलता है, ये रूढ़िवादियों का कहना है। और समाज में क्षमता और प्रतिभा अलग अलग होती हैं कि किसके पास कितनी क्षमता है और कितनी प्रतिभा है। तो क्षमता और प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं, ना कि समाज में क्षमता और प्रतिभा अलग अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि क्षमता अलग होती है प्रतिभा अलग होती है। उन्होंने बोला है कि समाज में हर व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा अलग अलग होती है, तो भेदभाव भी उसी हिसाब से, किसी में कम क्षमता है और उसको बराबर सबको इक्वल कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि सरकारी नौकरी है, उसमें जिसमें अधिक योग्यता और क्षमता है उसको उच्च पद मिलेंगे, जिसमें कम है उसको नीचे के पद मिलेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सबको बराबर कर दिया जाए। तो उनका मानना है रूढ़िवादियों का कि समाज में असमानताएं प्रकृति प्रदत्त हैं, इसलिए असमानताएं प्राकृतिक हैं। नेचुरल बताइए उन्होंने असमानताएं, प्राकृतिक कुलीन वर्ग, ठीक है, जो कुलीन वर्ग है वो प्राकृतिक है, ठीक है। विचारक इसके जो पक्षधर हैं वो बर्क हैं। उन्होंने बताया कि समाज में असमानताएं हैं, ऊंच नीच है, क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त है। समाज में हर वर्ग का अपना कार्य होता है और वो ज़रूरी है। जैसे प्लेटो ने बोला था कि अपनी क्षमता के अनुसार, मतलब अपनी जो योग्यता है, जो गुण जिस इंसान में है उसके अकॉर्डिंग यदि सब व्यक्ति अपना काम करें, हर वर्ग अपना कार्य करे, तो सब कुछ अच्छे से चलेगा। तो उसी हिसाब से बर्क ने बोला है कि समाज में जो ऊंच नीच, मतलब जो भी है असमानताएं हैं वो प्रकृति प्रदत्त है, वो जरूरी है। संपत्ति का महत्व है, संपत्ति सुरक्षा देती है। रूढ़िवादियों का मानना है कि संपत्ति होना जरूरी है, क्योंकि संपत्ति से व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है।
सम्मान, संपत्ति सम्मान दिलाती है और सामाजिक स्थिरता लाती है, इसीलिए संपत्ति अत्यंत आवश्यक है, ये उन्होंने बोला है। तो रूढ़िवादियों ने संपत्ति आवश्यक बताई है कि संपत्ति का होना अति आवश्यक है, क्योंकि संपत्ति के बिना व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, उसको सम्मान नहीं मिलेगा और उस सामाजिक स्थिरता नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने रूढ़िवादियों ने निजी संपत्ति का समर्थन किया है। अनुदारवाद के प्रकार। अधिनायकवादी अनुदारवाद, इसके प्रमुख विचारक हैं जोसेफ। इसकी विशेषताएं हैं मजबूत शासन, राजतंत्र का समर्थन और परंपराओं की रक्षा। इनका मानना है कि शासन है वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है, और वो राजतंत्र का इसीलिए समर्थन करते हैं कि राजतंत्र है वो मजबूत शासन होता है, वो उनका मानना है। उसके फैसले कठोर होते हैं और जनता को मानने पड़ते हैं, ठीक है। उन्होंने दंड व्यवस्था को भी आवश्यक बताया है। रूढ़िवादियों ने दंड व्यवस्था को अति आवश्यक बताया है समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और उन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया है, लोकतंत्र की खिलाफत की है। और परंपराओं की रक्षा की उन्होंने बात कही है, जो परंपराएं हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए, वो परखी हुई हैं, इसीलिए इतने समय से वो टिकी हुई है। तो फ्रांस रूस में राजशाही समर्थन, इन्होंने फ्रांस और रूस में राजशाही का समर्थन किया है। पितृसत्तात्मक अनुदारवाद, इसके राज्य, पिता और नागरिक बच्चे। इन्होंने बोला है कि जैसे बच्चे को अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, वैसे ही नागरिकों को भी अपने जो शासक हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। जिस प्रकार पिता का नियंत्रण परिवार पर होता है, ठीक उसी प्रकार शासक का नियंत्रण समाज पर होना चाहिए। पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद के दो भाग बताए उन्होंने, एक राष्ट्र रूढ़िवाद और एक ईसाई लोकतंत्र। एक राष्ट्र अनुदारवाद, इसमें इसके प्रमुख नेता डिज़रायली थे, बेंजामिन डिज़रायली। समाज में दो राष्ट्र, अमीर और, उन्होंने बोला है कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने बोला है कि व्यक्ति की प्रधानता की बजाय सामाजिक दायित्वों पे अत्यधिक बल दिया उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में दो राष्ट्रों का निर्माण हो रहा है, पहला अमीरों का राष्ट्र और दूसरा गरीबों का राष्ट्र, ये उन्होंने बताया है। उनके अनुसार समाज में संपत्तिशाली और शक्तिशाली व्यक्तियों के अत्यधिक सामाजिक दायित्व हैं। जो संपत्तिशाली और जो अमीर लोग हैं, शक्तिशाली हैं, उनके सामाजिक दायित्व हैं, जिनके प्रयासों से ब्रिटेन एक राष्ट्र बना रहेगा, ये उन्होंने बोला है। लक्ष्य है दोनों के बीच संतुलन और सामाजिक एकता बनाए रखना। ये एक राष्ट्र अनुदारवाद का उद्देश्य है, लक्ष्य है कि दोनों के बीच संतुलन, अमीर और गरीब के बीच संतुलन बना रहे और सामाजिक एकता बनी रहे। नव दक्षिण पंथ, न्यू राइट्स, इनकी विशेषता है बाजार की स्वतंत्रता और राज्य का कम हस्तक्षेप। ये चाहते हैं कि बाजार है वो स्वतंत्र रहे और राज्य का उसमें कम से कम हस्तक्षेप रहे। व्यक्ति को अपनी संपत्ति पे पूरा अधिकार है, ठीक है, अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है और राज्य उसमें कम से कम हस्तक्षेप करे। ये न्यू राइट्स जो है नव दक्षिण पंथी हैं, उनका मानना है। अनुदारवाद क्रांतिकारी परिवर्तन का विरोध करता है कि एकदम से परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन उन्होंने माना है कि धीरे धीरे होना चाहिए, कि एकदम से क्रांति करके और इसीलिए उन्होंने फ्रांस की क्रांति का विरोध किया है। तो अनुदारवादी मानते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होने चाहिए, परिवर्तन करो लेकिन वो स्लो धीरे धीरे होने चाहिए। कर्मिक परिवर्तन स्वीकार करता है, वो मानते हैं कि जो कर्मिक परिवर्तन है, धीरे धीरे कर्म से जो परिवर्तन है, वो उनको स्वीकार्य है। उदारवाद और समाजवाद दोनों की आलोचना करता है। ये जो रूढ़िवादी हैं, उदारवादी हैं, वो उदारवाद और समाजवाद दोनों की आलोचना करते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्यों का वो समर्थन करते हैं। यानी सामाजिक, राजनीतिक और जो नैतिक मूल्य हैं, जो समाज की जो परंपराएं हैं, जो समाज है, राजनीति है, राजनीतिक जो है मूल्य हैं और जो नैतिक मूल्य हैं, उनका वो समर्थन करते हैं। अल्पसंख्यकों के संदर्भ में वो मानते हैं कि सभी लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। अल्पसंख्यक हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, क्योंकि उनकी परंपराएं हैं, वो ज़्यादा परंपराओं पे, जो पुरानी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। जब चेंजेज आते हैं ना,
तो फिर सबसे पहले वो इस शिकार बनते हैं इन चेंजेस के। तो वो मानते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस ही नहीं करते। निष्कर्ष है इसका कि अनुदारवाद एक व्यवहारिक विचारधारा है, ठीक है। यह परिवर्तन को पूरी तरह नहीं रोकता, लेकिन कर्मिक परिवर्तन का ये पक्षधर है। अचानक क्रांति करके और एकदम से चेंज लाने के ये पक्षधर नहीं है। ये कहते हैं बदलाव करो, लेकिन धीरे धीरे और परंपराओं को ध्यान में रख कर करो। अपनी परंपराएं हैं उनको मत तोड़ो, क्योंकि वो परखी हुई हैं और वो समाज के लिए अच्छी हैं। तो परंपराओं को मत तोड़ो, चेंजेज करो, पर धीरे धीरे करो, क्रांति के माध्यम से, एकदम से नहीं। इसीलिए उन्होंने फ्रांस की क्रांति का विरोध किया था। तो ये है अनुदारवाद। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अनुदारवाद क्या होता है। अनुदारवाद का मेन वो है कि विचारधारा है। इनका मेन मकसद है कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो पुरानी संस्थाएं हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, वो परखी हुई हैं। और उनको, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि जो परखी हुई चीज़ें, परंपराएं हैं अपनी पुरानी, उन्हीं से हमें अधिकार दिए ना। हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपनी परंपराओं से ली हैं, जो क्योंकि वो हमारी परखी हुई हैं और वो हमारे नागरिकों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए सही हैं। इसीलिए संविधान में बहुत सारी चीज़ें हमारी जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी उनसे ली हुई हैं। तो इनका मानना है कि चेंजेस करो, लेकिन एकदम से क्रांति करके परिवर्तन मत करो, धीरे धीरे परिवर्तन के वो पक्षधर हैं। और परंपराओं को और रूढ़ियों को और पुरानी जो संस्थाएं हैं उनको वो वैल्यू देते हैं, समाज को वो वैल्यू देते हैं। ये है इसका मतलब अनुदारवाद का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अनुदारवाद का मतलब क्या है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगी, और इस टॉपिक के एक वीडियो में मैं MCQs लेके आऊँगी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।